आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम अपने प्रैक्टिस सेट 48 को करेंगे, जिसमें हम हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, रिपोर्टाज और डायरी, इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सीरीज़ को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मेहंदावल की यात्रा किसकी कृति है? मेहंदावल की यात्रा किसकी कृति है? भारतेंदु की, राहुल सांकृत्यायन की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या अज्ञ की? तो मेहंदावल की यात्रा किसी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके साथ साथ देखिए इनकी और भी कृतियां हैं यात्रा साहित्य में। सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। और देखिए अगर देखा जाए कि हिंदी में यात्रा वृत्तांत की जो परंपरा है उसका सूत्रपात भी किसने किया है? उसका सूत्रपात किया है भारतेंदु ने, यानी कि इन्होंने ही यात्रा साहित्य को लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, ध्यान देंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र किसका यात्रा साहित्य ग्रंथ है? महत्वपूर्ण घुमक्कड़ शास्त्र, आपने नाम भी सुना होगा, राहुल सांकृत्यायन का आपने पढ़ा भी होगा। तो घुमक्कड़ शास्त्र किसका यात्रा साहित्य ग्रंथ है? राहुल सांकृत्यायन का। देखिए इनके और भी ग्रंथ हैं जो यात्रा साहित्य से जुड़े हुए हैं, जैसे एक तो यही है घुमक्कड़ शास्त्र, दूसरा है मेरी लद्दाख यात्रा। याद रखेंगे, प्रश्न बनता है यहाँ से, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, एशिया के दुर्गम भूखंड, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा? देखिए अगर हम बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो राहुल सांकृत्यायन जैसा उनकी प्रवृत्ति है, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की है, वो उन्हें नई नई जगहों पे जाना, उनको देखना, उनसे सीखना, ये उनके व्यक्तित्व में दर्शाता है। जब आप उनकी रचनाएं पढ़ोगे तो आप ये देखते होगे जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, तो सिर्फ उनका एक उद्देश्य यही नहीं था कि वो सिर्फ घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, बल्कि वहाँ पे उन्हें क्या अनुभव प्राप्त हुए, क्या उन्होंने चीज़ें सीखी, क्या देखा। तो ये भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसके बारे में जानें, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की परंपरा कैसी है। अब देखिए जैसा कि उन्होंने बोला मेरी लद्दाख यात्रा, तो ये सिर्फ घूमने ही नहीं गए, बल्कि वहाँ की संस्कृति क्या है, ठीक है, वातावरण कैसा है, तो उनको इन्होंने क्या है अपने शब्दों के माध्यम से अपने साहित्य में पिरोया कि जैसे इन्होंने यात्रा की, क्या क्या इनके अनुभव रहे, क्या क्या रास्ते में इन्होंने देखा, और क्या क्या चीज़ें ऐसे कठिनाइयाँ होती हैं, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो दिक्कतें भी हो जाती हैं कभी, है ना। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने साहित्य में दिखाई हैं, चाहे ये लद्दाख गए हों या फिर तिब्बत गए हों या चीन में गए हों, वहाँ की जो चीज़ें थी इन्होंने देखी और उनको ना साहित्य में उतारा। ठीक, देखिए जो यात्रा साहित्य का या फिर कह लें यात्रा वृत्तांत का सूत्रपात है या फिर कह लो उसकी स्टार्टिंग तो भारतेंदु ने की, लेकिन हम यात्रा साहित्य में जो ख्याति है वो सबसे ज़्यादा किसे प्राप्त हुई? तो वो किसे प्राप्त हुई है? राहुल सांकृत्यायन को, है ना। किसे प्राप्त हुई है? राहुल सांकृत्यायन को। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं और भी ये विद्वान दिए हुए हैं, इन्होंने भी देखिए यात्रा साहित्य लिखे हैं। जैसे दामोदर शास्त्री ने लिखा है मेरी पूर्व दिग् यात्रा, मेरी पूर्व दिग् यात्रा। ठीक है, अगर पूछ ले जाए प्रश्न कि मेरी पूर्व दिग् यात्रा किसकी रचना है ना, या फिर सुमेलित करने को आ जाता है, 4 यात्रा साहित्यिक ग्रंथ दे दिए जाएंगे, 4 आपको साहित्यकार दे दिए जाएंगे, फिर उनकी रचनाओं को आपने जोड़ना होगा कि घुमक्कड़ शास्त्र किसका है, मेरी पूर्व दिग् यात्रा किसकी है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, तो मेरी पूर्व दिग् यात्रा किसकी रचना है? दामोदर शास्त्री की। अगर हम बात करें राम वृक्ष बैनीपुरी की, तो देखिए राम वृक्ष बैनीपुरी ने भी लिखे हैं।
तो इनमें देखिए पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, ठीक है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, उड़ते चलो, इनकी यात्रा साहित्य उड़ते चलो, उड़ते चलो, ठीक है। अब बात करें हम निर्मल वर्मा की, तो निर्मल वर्मा ने कौन सा यात्रा साहित्य लिखा है, तो आपने पढ़ा भी होगा और ये प्रश्न बनता भी है कि चीड़ों पर चांदनी किसकी कृति है, महत्वपूर्ण, चीड़ों पर चांदनी, तो ये किसकी कृति है, निर्मल वर्मा की, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कथन से है। अब ये कथन को समझेंगे कि ये कथन किसने कहा है। तो लिखा है, मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी, घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता। मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो राहुल सांकृत्यायन है, जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और उन्हें घूमना पसंद था, साथ ही जो जहाँ वो घूमने जाते थे वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वातावरण को ये अपने शब्दों के माध्यम से अपने साहित्य में उतारते थे, ताकि जो उनकी यादें उस जगह से हैं वो तरोताज़ा रहें, ठीक है। और जो इनके अनुभव हैं, जब दूसरे उन चीज़ को पढ़ें तो उस चीज़ की तरफ आकर्षित हों और वहाँ पर जाके वो चीज़ें विजिट करें। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, राहुल सांकृत्यायन बोल रहे हैं कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। ये घुमक्कड़ी को सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानते हैं, क्यों, क्योंकि घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जब आप एक ही जगह पर रहते रहोगे तो बाहर क्या हो रहा है, बाहर की संस्कृति क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, आप लोगों से कैसे कांटेक्ट कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो इन्होंने पॉजिटिव रूप दिखाया है। अब देखिए जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, एक जगह रहने से वो काफ़ी टाइम से रह रहा है, फिर उसका मन भी उछटा उछटा रहने लगता है, ठीक है, या फिर कह रहे हैं चिड़चिड़ापन चढ़ता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं, यानी कि वो वृक्ष नहीं है, वो जीता जागता प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, ठीक है, चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इस प्रवृत्ति को छोड़ दिया, यानी कि घूमने को छोड़ दिया। अब घूमने का मतलब ये नहीं लगा लेंगे कि आप मुंह उठा के इधर आवारागर्दी कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या बोला, राहुल सांकृत्यायन को ख्याति यात्रा साहित्य यात्रा वृतांत कारण मिली, लेकिन देखिए लिखे तो काफ़ी लोगों ने, सिर्फ उन्हें ही क्यों मिली, क्योंकि जो उनका शब्द चयन है, जो उनके अनुभव है, उनको उन्होंने सार्थकता प्रदान की, ठीक है। जहाँ भी ये गए वहाँ की संस्कृति को उन्होंने समझा, क्या औचित्य है उनकी यात्रा का, महत्वपूर्ण होता, आप यात्रा कर रहे हो इसका कोई ना कोई औचित्य होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप यात्रा करने जा रहे हो और यात्रा में आप हु हल्ला मचा रहे हो। देखिए एंजॉय सब करते हैं पर तरीके सबके अलग होते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि अपने मनोरंजन के चक्कर में दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी। जैसे आप देखिए पहाड़ी इलाका में जितने भी लोग जाते हैं, ठीक है, तो या तो वो वहाँ के जो जानवर होते हैं उनको परेशान करते हैं या वनस्पति को नष्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें ये नहीं करनी है। आप मनोरंजन कीजिए लेकिन दूसरों को क्षति पहुँचा कर नहीं, तो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी, ठीक है। मनोरंजन अगर मनोरंजन रहे तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ता है फिर तो आप एक दूसरे को क्षति पहुँचाने का ही कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन क्या कर रहे हैं कि चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने भी इसको छोड़ दिया तो वो क्या है, मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। देखिए आप जब बीमार पड़ते हैं तो ये भी होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो सलाह देते हैं कि आप थोड़ा बाहर घूमिए, है ना, एक ही जगह रहकर थोड़ा मन अजीब सा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस कथन के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी से तात्पर्य क्या है, विचरण करना, है ना, नई नई जगह जाना, वहाँ को देखना, उनको ऑब्जर्व करना, तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने महत्व दिया है, ठीक। तो ये कथन किसका था, राहुल सांकृत्यायन का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है। अब देखिए हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ बृहत्त्रयी बनाई गई, जिसमें 3 विद्वानों को रखा गया। सबसे पहले तो आप जानते होंगे राहुल सांकृत्यायन,
अब दो कौन है इनको आपको पता होना चाहिए, प्रश्न बन सकता है। भारतेंदु, देखिए भारतेंदु जी ने भी यात्रा वृतांत लिखे हैं, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, है ना। लेकिन बृहत्त्रयी में कौन आएंगे, राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन और अज्ञ। जब आप अज्ञ की रचना पढ़ेंगे तो जब उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं तो देखिए उनकी जो प्राइमरी शिक्षा थी वो कहीं और हुई, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा कहीं और हुई, ग्रेजुएशन उन्होंने कहीं से किया। तो मतलब उनका जो जीवन था वो कैसा था, घुमक्कड़ी था, मतलब एक जगह टिक कर वो नहीं रह पाए। फिर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए, तो बहुत सारी चीज़ें। वही नागार्जुन को आप देख लीजिए, तो हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और अज्ञ, ठीक, ये लोग शामिल होते हैं। भारतेंदु बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो साहित्यकार होते हैं उनकी प्रवृत्ति ही क्या होती है कि नई नई चीज़ों, नई नई जगहों पर जाना और वहाँ की जो संस्कृति है उसको देखना, ठीक है। सिर्फ संस्कृति को ही नहीं देखना कि वहाँ क्या परेशानी है, इनको भी ऑब्जर्व भी करते हैं, है ना, कि यहाँ पर ये दिक्कत है और ये दिक्कत क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे। तो देखिए उनकी जो विचारधारा होती है, जो उनकी चिंतन शक्ति होती है, वो क्या होती है, तीव्र होने लगती है। फिर वहीं से क्या है, उनकी कोई कल्पना जन्म लेने लगती है। जो भी रचना रची जाती है पृष्ठभूमि भले ही काल्पनिक रहे, लेकिन वो यथार्थ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यथार्थ को छूती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो साहित्यकार होते हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ही होते हैं। देखिए किसी को ज़्यादा घूमना पसंद होता है, किसी को कम होता है, पर हाँ जब वो रचना करते हैं तो आप देखते होंगे उन्हें कैसे पता कि चीन में ये चीज़ हो रही है, हालांकि वो पढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि राहुल सांकृत्यायन ने चीन में कम्यून लिखा, तो इन्होंने क्या वहाँ पर जब यात्रा की थी तो वहाँ पर जो नागरिक थे उनकी जो समस्याएं थी इनको देखा। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे ही नागार्जुन और अज्ञ की भी देख लीजिए, तो इन्होंने क्या है, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ की जो समस्याएं थीं या वहाँ की जो परंपराएं थी, कैसा इनका प्रभाव है, क्या नकारात्मक है क्या सकारात्मक है, उनको ही इन्होंने अपनी साहित्यिक शीर्षक के रूप में चुना। समझ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ बृहत्त्रयी के जो प्रमुख लेखक हैं या विद्वान हैं कौन हैं, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, अज्ञ, और इनमें से कौन शामिल नहीं है, भारतेंदु। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपोलो का रथ किसकी कृति है। महत्वपूर्ण, अपोलो का अर्थ किसकी कृति है, तो ये किसकी है, श्रीकांत वर्मा की। किसकी कृति है, श्रीकांत वर्मा की। अगर हम बात करें मंगलेश डबराल की, तो इनकी भी रचना आपको पता होनी चाहिए। तो मंगलेश डबराल की जो रचना है उसका नाम क्या है, एक बार आयोवा। एक बार आयोवा, इन्होंने भी यात्रा वृतांत लिखा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरे हैं यशपाल जैन। तो यशपाल जैन ने कौन सा यात्रा वृतांत लिखा है, तो इन्होंने लिखा है रूस के 46 दिन। ठीक है, रूस के 46 दिन। तो इन्होंने रूस की जो यात्रा की थी, जितना समय इन्होंने वहाँ बिताया उसको इन्होंने अपने साहित्य में उतारा है। ठीक, अब हम बात करें मोहन राकेश की। तो देखिए मोहन राकेश के संबंध में आपने रचनाएं पढ़ी होंगी। तो अगर हम बात करें इनके यात्रा साहित्य की या यात्रा वृतांत की, तो वो कौन सी है, आखिरी चट्टान तक। आखिरी अब आप यहाँ पर ये चीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको यात्रा सिर्फ विदेश की करनी है, ज़रूरी नहीं है। यात्रा आप चाहें तो एक शहर से दूसरे शहर में भी जाके वहाँ पर जो आपको अनुभव प्राप्त हो उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं सोच लेंगे कि यात्रा में सिर्फ विदेश की ही करनी है, अपने देश में भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जाके उनके अनुभव को प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएँ, मेरा परिवार किसकी रचना है। आपने ये पढ़ी होंगी, किसकी है ये,
महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। ठीक है। अगर हम बात करें शिवानी की, तो शिवानी ने कौन सी रचना लिखी है? तो देखिए शिवानी ने यात्रिक, ठीक है, ये यात्रिक इनका यात्रा वृतांत है। ठीक। कृष्णा सोबती की बात करें तो कृष्णा सोबती के हम हशमत, ये रचना पूछी गई है। हम हशमत किसकी कृति है? तो ये किसके? कृष्णा सोबती की। इसका प्रकाशन वर्ष 1977। ठीक। भीमसेन त्यागी, तो भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी तक। ठीक है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये किस विधा से संबंधित हैं? तो ये आपके रेखा चित्र विधा से संबंधित हैं। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चेतना के बिंब किसकी कृति है? चेतना के बिंब किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समय के पाँव किसकी कृति है? तो ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें प्रकाश चंद्र गुप्त की, तो इनकी एक महत्वपूर्ण रेखा चित्र है जिसका नाम है मिट्टी के पुतले, मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियां नए स्केच। पुरानी स्मृतियां नए स्केच। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो इनकी जो रेखा चित्र है उसका नाम है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीपुरा किसकी कृति है? देखिए अब लक्ष्मीपुरा किसकी कृति है? अगर बात करें लक्ष्मीपुरा की विधा क्या है, तो इसकी विधा क्या है? रिपोर्टाज। ठीक है, तो ये कृति किसकी है? सिद्धांत सिंह चौहान की। किसकी है? सिद्धांत सिंह चौहान की। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए जुलूस रुका है, ये एक प्रश्न बनता है, जुलूस रुका है किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? विवेकी राय की। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जुलूस रुका है किसकी कृति है। और बात करें उपेंद्र नाथ अश्क के रिपोर्टाज की, तो इनकी है पहाड़ों में प्रेम में संगीत। पहाड़ों में प्रेम में संगीत। देखिए रिपोर्टाज से पहले तात्पर्य समझें। रिपोर्टाज में क्या होता है, जो चीज़ घटित होती है, जैसे आप न्यूज़ देखते हो ना, किसी कोई घटना घटी तो वहाँ पर जो न्यूज़ चैनल वाले पहुँच जाते हैं, रिपोर्टर जो पहुँच जाते हैं, तो वो जो एक तरह से रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, उसी का लिखित रूप क्या है? आपका रिपोर्टाज है। तो अगर देखें रिपोर्टाज कब देखने में आया, तो इसकी जो पृष्ठभूमि है, विधा के रूप में रिपोर्टाज का जो विकास हुआ वो कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय साहित्यकारों ने क्या है, युद्ध क्षेत्र से जो युद्ध की विभीषिका, यानी कि जो युद्ध में पतन हुए, नरसंहार हुआ, त्रासदी हुई, उसका जीवंत वर्णन किया। ठीक है, तो इसे रिपोर्ट के माध्यम से कि इस क्षेत्र में इतनी हानि हुई है, इतने सैनिक, ये ऐसे जो जनता थी इसका ऐसे शोषण किया गया है ना, तो वहाँ की रिपोर्ट जो बना के दी गई, तो वो जो रिपोर्ट है उसका वो रूप किसका है? रिपोर्टाज का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, अगर हम बात करें निर्मल वर्मा की, तो इन्होंने भी रिपोर्टाज लिखा प्राग। प्राग एक स्वप्न। प्राग एक स्वप्न। ठीक, चलते हैं अपने
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज किसने लिखा? महत्वपूर्ण है, तो ये किसने लिखा है? रांगे राघव ने। अब देखिए इसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि जो तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज लिखा गया, ये बंगाल के अकाल पर लिखा गया। बंगाल के अकाल पर अदम्य जीवन नामक शीर्षक से क्या है, जो रांगे राघव है उन्होंने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, जो बाद में क्या है, जो रिपोर्ट उन्होंने अदम्य जीवन के नाम से प्रस्तुत की, उसका बाद में जाकर नाम क्या हो गया? तूफानों के बीच। ठीक है, तो आप यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगर धर्मवीर भारती की अगर हम रिपोर्ट देखें, रिपोर्टाज देखें, तो इन्होंने जो रिपोर्टाज विद्यालय में लिखी है, युद्ध यात्रा। ठीक है, खून के छींटे किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय। ये भी रिपोर्टाज की विधा है, विधा की रचना है। ठीक है, खून के छींटे। और सबसे महत्वपूर्ण है फणीश्वरनाथ रेणु का ऋणजल धनजल, ऋणदल जल धनजल। ठीक है, नेपाली क्रांति, एकलव्य के नोट्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी किसकी कृति है? महत्वपूर्ण डायरी विधा से प्रश्न है, तो ये किसकी है? मुक्तिबोध की। ठीक है, आपको ध्यान रखना, एक साहित्यिक की डायरी किसकी है? मुक्तिबोध की। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अकेला मेला, महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बना था, यूजीसी नेट में भी बना था, और ये आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में अकेला मेला लगी हुई है, तो ये किसने लिखी है? रमेश चंद्र शाह ने। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, अगर हम बात करें कमलेश्वर की, तो इनकी है देश देशांतर, देश देशांतर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेवाग्राम की डायरी किसकी रचना है? महत्वपूर्ण, सेवाग्राम की डायरी किसकी रचना है? तो यह है श्री राम शर्मा की, और इसे हिंदी साहित्य की डायरी विधा की पहली रचना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे यात्रा साहित्य से, रिपोर्टाज से, रेखा चित्र से, उनको किया। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।